मैं राय साहब इसमें 2 चीज़ें यहीं से कर लूँ। एक तो इस बार जो कुछ खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली में जो मुस्लिम वोटर है, जो एक सब्सटैंशियल है हर जगह, वो केवल उसने जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, उसने मन बना लिया था कि कांग्रेस के साथ, चाहे कांग्रेस की 1 सीट आए, चाहे जितनी सीट आएँ, और नहीं तो गठबंधन के साथ। लेकिन इस बार शायद वो फिर उसकी उसकी दुविधा ये है कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े। तो शायद जहाँ पे जो जिसको हराएगा, बीजेपी को जो भी पार्टी हराएगी वो उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। जो शीतल जी ने बात उठाई, वहाँ योगी जी जाके इनका ध्रुवीकरण तो कर ही रहे हैं, हिंदू वोट का। लेकिन वहाँ एक चीज़ और चल रही है, अगर बहुत ध्यान से कोई देखे तो, वहाँ अमित शाह वर्सेस योगी भी पूरी ठीक से है। अब वहाँ पे अमित शाह के कहने पे ब्रजेश पाठक जी को वहाँ बिठाया गया है कि आप इलेक्शन तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। मेरी तो आज तक की जानकारी के हिसाब से ब्रजेश पाठक छात्र नेता रहे हैं, यूनियन लीडर रहे हैं, बहुत बातचीत में बहुत ही शिष्ट हैं, हर आदमी की इज्जत करते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनका दिल्ली में क्या है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर पंडित जी हैं तो मनोज तिवारी एक उनके पास पंडित जी हैं, कितने पंडित जी लोगों को वहां उतारेंगे। दूसरा, अमित शाह को एक शैडो बॉक्सिंग के लिए कोई चाहिए जो उनकी बात को लगातार, भाई योगी वहां रहे तो उनको कोई तंग करने के लिए वहां रहे। अमित शाह ने आज तीसरा मैनिफेस्टो किया, तो अमित शाह भी थोड़ा साइलेंट ही है, आज शायद 1 या 2 रैली कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह भी अब मैं सिर्फ ये जो एक एक चीज आपसे पूछ लूं, क्योंकि वो आपसे, ये कहीं नहीं लग रहा आपको कि मामला ये इलेक्शन कमीशन का रोल तो शायद पता लगेगा जिस दिन मतगणना होगी, क्योंकि ये शंका, और ये शंका कितनी सही साबित होगी इसको देखने वाले। आपको लगता है कि वहां पे जो इनको करना है इलेक्शन कमीशन को, वो अपना काम कर चुका है, वो जो वोटों का घटाना बढ़ाना अपने हिसाब से, और इसलिए शायद बीजेपी ज्यादा आराम से रिलैक्स्ड है, मोदी जी और अमित शाह दोनों। इस पे भी जरा एक टिप्पणी आपकी, राय साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। हो गया, देखिए, हो गया। हाँ, चुनाव अभियान के पहले चरण में ही केजरीवाल जी ने बड़े जोर शोर से यह इस खतरे की तरफ आगाह किया था कि 5% वोट का एक्सक्लूजन हो रहा है और 7.5% वोट का इंक्लूजन हो रहा है, और ये पूरी की पूरी मशीनरी चुनाव आयोग की इसमें मदद कर रही है, सत्ता पक्ष की। और अगर ये करने में सफल हुए तो चुनाव के परिणाम चुनाव के पहले आप बता सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे दिखाए कि इस मंत्री के घर में इतने वोट नए बन गए, इस मंत्री के घर में इतने सारे वोट बन गए, और एक माहौल बनाने की कोशिश किया। लेकिन असली समस्या जो है वो ये है कि जो आज मैंने टीवी पर केजरीवाल साहब का वक्तव्य देखा, उससे मुझे उनकी लाचारी और बेबसी का थोड़ा एहसास हुआ। वो पूरी गणित समझा रहे थे सामान्य जन को नई दिल्ली के कि देखो भाई, मैंने स्कूल खोला, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 10,000 बचा, तुम्हारे जेब का 10,000 मैंने बचाया। मैंने अस्पताल खोला, क्लिनिक चला दिया, कम से कम 5,000 तुम्हारे इलाज का बचा कि नहीं बचा, 15,000 हुए। उसके बाद बिजली तुमको बिल नहीं आता, 3 से 5,000, वो भी 5,000 मान लो, 20,000 बचे कि नहीं बचे। और अब तुमको बसों में भी तुम कामकाजी महिलाएं जाती हैं काम करने या शॉपिंग करने, जो लोग, तो 2-3 हजार वो भी बचा, तो 25,000 के आसपास मैं तुम्हारा बचा रहा हूं कि नहीं बचा रहा हूं। अब वो पूरा राजनीति को वो अर्थनीति पे ले आकर खड़ा कर दिए हैं कि जो जैसे कोई एनजीओ किसी के वेलफेयर में कोई काम करती है, किसी को किसी तरह की सुविधा दिलाती है, राहत मुहैया कराती है, जो बुनियादी राज पॉलिटिक्स थी इनकी, और यही खतरा है। केजरीवाल को लग रहा है कि जो जो हमने इनको पकड़ा दिया है, उसको अगर हमने बढ़ाया नहीं, उसको मेंटेन नहीं किया, तो हमने जिस तरह से सुविधाग्रस्त इनको बना दिया है, उसी को बताना पड़ेगा कि यही राजनीति है दिल्ली की। और जो पार्टी इस तरह की विचारहीनता और विचार शून्यता की राजनीति करता है, वो फासिज्म को और तानाशाही को रास्ता देता है, और ये खतरा है। और इस खतरे का आगाह किया है राहुल गांधी ने सीलमपुर की मीटिंग से, और सीलमपुर की मीटिंग ही वो एक सवाल उठाया है, जिसके चलते आज ये बता रहे हैं कि 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 कुल मिला के आपके जेब का इतना पैसा हम सुरक्षित रख रहे हैं।
वो अधिकारों की बात नहीं करते। वो दिल्ली के चुनाव में जो दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बना रही है भाजपा, उससे लड़ने की बात नहीं करते। वो जो आरक्षण के खिलाफ पूरा माहौल, जो खुद केजरीवाल, जब एम्स का मूवमेंट हुआ था, राइट्स फॉर इक्वालिटी, केजरीवाल साहब उसको एक तरह से लीड ही कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो भाजपा का जो भी एंटी सोशल जस्टिस प्लैंक है, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे सोशल जस्टिस का हो, चाहे और तमाम सवालों को जो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को एम्पावरमेंट करने के लिए होता है, उसका खुलकर समर्थन करने के लिए केजरीवाल कभी नहीं सामने आए। और केजरीवाल का रोल देखिए कि केजरीवाल आज सबसे बड़े संकट में है कि केजरीवाल भाजपा का भय दिखाकर तो माइनॉरिटी का वोट ले गए 2015 और 2020 में, जिसके चलते उनको 67 और 62 सीटें मिल गई और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। लेकिन जो तीसरा पक्ष आया है, जो जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि साहब 5, 7, 10 सीट पर ही कांग्रेस दिखाए रही है, 70 सीट पर कहीं दिखती नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी है कि हम 70 सीट पे दिख कर और 70 सीट पे हल्ला मचाकर 70 सीट में 10,000 15,000 वोट करके कोई ऐसी स्थिति न बनाए कि नेक टू नेक फाइट में भाजपा वहां जीत जाए और हमारे वोट के अंतर के कारण वो आप हार जाए। वो कांग्रेस में मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस ने अपना कुछ कैंपेन स्लो डाउन किया है बाकी क्षेत्रों में, और जहां पे उनकी संभावना है कि ये जो कांग्रेस ने जो इस चुनाव को मुद्दे आधारित और विचार और पॉलिटिकल इशू आधारित बनाने का प्रयास किया है, उसमें 5, 7, 8 सीटें उन्होंने पॉइंट आउट किया है, जो जहां पर दलित समाज है, जहां पर सोशल जस्टिस की फोर्सेस है, और जो लोग दंगों की मार को झेले हैं, और वहीं से वो कुछ नतीजा निकालना चाहता है। शीतल भाई एकदम सही कह रहे हैं। शीतल भाई का दिल्ली, मैं इसको आने के पहले मैं शीतल भाई का कई प्लेटफॉर्म पे दिल्ली के चुनाव का एनालिसिस सुन रहा था। बिल्कुल सही है कि ये सारी चीजें जो है, लेकिन कुछ जगहों पर चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि जो रिस्पांस सीलमपुर में मिला और जो 26 जनवरी के बाद हमने सुना, सबको पता है कि प्रियंका और खड़गे और राहुल जी तीनों लोग निकलेंगे। तो वो 7-8 सीटें जहां पर कांग्रेस दिख रही है, वहां कांग्रेस कुछ खास तरह के अच्छे नतीजे भी ला सकती है, और कांग्रेस को वहां पर अपनी ताकत लगाना भी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा मसला है कि कांग्रेस को आज इंडिया अलायंस का लीडर माना जाता है। आइडियोलॉजिकली, ऑर्गेनाइजेशनली और पर्सनालिटी वाइज भी कांग्रेस, खड़गे हो, खान साहब हो, चाहे जो भी हो, वो इंडिया अलायंस का को रिप्रेजेंट कांग्रेस कर रही है। इसलिए कांग्रेस अपने दामन पे ये दाग नहीं ले सकती है कि कांग्रेस के का तीसरा कोण जो बना दिल्ली में, वो भाजपा के लिए के विजय का रास्ता उसने प्रशस्त कर दिया है। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा देखिए, भाजपा की चुनाव में जितनी निराश केजरीवाल दिख रहे हैं, जिस तरह से वो विज्ञापनों के जरिए, भाषणों के जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जनता को उन्हीं सारी चीजों को समझा रहे हैं, उतनी हताश भाजपा भी दिख रही है कि योगी जैसे आदमी के जरिए दिल्ली के राजनीति में वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की उन्होंने शुरुआत कर दी है। और पहली बार उन्होंने जो है, खुद वो नहीं बता पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जमुना बह रही है, उसमें अपना पैर भी डाल सकते हैं कि नहीं। वो आचमन तो छोड़िए दूर, और डुबकी लगाना दूर, अपना पैर भी डाल के सुरक्षित उसको रख सकते हैं कि नहीं। बताते हैं कि जो मेरठ के आसपास जो जमुना भरे, उसमें अगर पुरानी जो फिल्में होती थी, जो स्टूडियो में जिसमें रील डाला जाता था, रील डालने पर उसमें फोटो आ जाता था। इतने केमिकल, हिंडन नदी से सटा हुआ जो जमुना नदी है, और ये वहां पर दिल्ली के जमुना को दिखाने। आज इलाहाबाद के कुंभ में स्नान करना असंभव हो जाता अगर गंग नहर से एक्स्ट्रा पानी न छोड़ा जाता और जाके इलाहाबाद के संगम तक वो पानी भरा न होता। इलाहाबाद में गंगा बिल्कुल बिल्कुल जैसे मृत प्राय गंगा की तरह साल भर टिकती। जमुना जी को छोड़ दिया जाए, जिसमें केन, बेतवा, चंबल की 7 नदियों का पानी गिरता है आकर इटावा के आसपास,
ये नहाने लायक हमारी गंगा तभी होती है जहां पर गंग नहर रुड़की के पास से पर्याप्त मात्रा में पानी, हरिशंकर जी बताएंगे उस चीज को, तब यहाँ साधु और संतों और सन्यासियों को अपना सर डुबाने भर को पानी मिलता है। तो इस तरह के झूठे वादे और झूठी बातों के जरिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी के थ्रू भी इस पूरे दिल्ली के प्रशासन में हस्तक्षेप करती। आप देखिए चुनाव के पहले इन्होंने जो घोषणा की थी, यह अनप्रेसिडेंटेड है। ये चुनावी राजनीति में नौकरशाही को रोल निभाना पड़ रहा सत्ता के और गृह मंत्रालय के पास, कि जब उन्होंने महिलाओं के लिए कोई योजना अगले चुनाव के लिए कहा, ये चुनाव जीतेंगे तो हम ये महिलाओं को इतना पैसा प्रति माह देंगे, तो वहां के दो टॉप ब्यूरोक्रेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विज्ञापन दिया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। मुंबई में तो उन्होंने चुनाव के पहले 5 किस्त या 3 किस्त उन्होंने पेमेंट भी करा दिया, और राज्यों में वहां की नौकरशाही ने कोई खंडन नहीं किया। इलेक्शन प्रोमिसेस से इस ब्यूरोक्रेसी को क्या लेना देना है? इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो हिस्सा है वो तो चुनाव नतीजे में अगर आप सत्ता में वापसी होती तब आपके पर लागू होगा। तो दिल्ली में इस तरह का जो हस्तक्षेप हो रहा है, उससे लग रहा है कि हर तरह से हाथ पांव बांधने के लिए केजरीवाल जी को, और केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से राहुल जी और अशोक गहलोत ने गुजरात के चुनाव को बिल्कुल जीत के मुहाने तक पहुंचा दिया था, और लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर वहां पर अगर जाकर हमारे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक तीसरी ताकत की तरफ प्रवेश न किया होता तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती थी। तो केजरीवाल इस तरह का रोल तो हर जगह किए हैं। केजरीवाल को ये कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम कांग्रेस भाजपा की मदद के लिए यहाँ आई है।